तो गाइस आज हम बात करेंगे एक नई मानवा की, जो कि पीटीजे की ही एक मानवा है। और ये मानवा पीटीजे ने मेजर नाम की एक कंपनी के साथ मिलके बनाई है। और मेरा इसको एक्सप्लेन करने का रीजन है ये चेहरा जो आपको अभी स्क्रीन में अपने सामने दिख रहा होगा। ये चेहरा लुकिसम मानवा के जाने माने कैरेक्टर जुनगो किम की तरह लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए इस मानवा को एक्सप्लेन करना तो बनता है। हम देखते हैं एक गाँव का सीन, जहाँ पे काफी सारे कैदियों को एक साथ बांध के ले जाया जा रहा होता है और उठा के सीधा एक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो कैदी लोग होते हैं इनमें से ही एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसके साथ होती है उसकी छोटी बहन। हमें बताया जाता है इन दोनों की ही जिंदगी में शुरुआत से लेके अब तक काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। बिना माँ बाप के जैसे तैसे ये अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर ही रहे थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों भाई बहन की आजादी भी इनसे छिन जाती है। इन दोनों को बिल्कुल लाचारी वाली हालत में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान सोचेगा कि आखिर उसके साथ इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। इतने में ही दो बंदे इनकी जेल के बाहर आते हैं और मेन कैरेक्टर की बहन को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं इसकी बहन को अपने साथ ले जाने की। मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिंटे है वो चिल्ला के इन सबको बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरी बहन को छूने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिंटे की बहन जिना भी बार बार जिंटे जिंटे बोले जा रही होती है। इतने में ही जिंटे के पेट में एक लात पड़ती है और वो जमीन में बैठ जाता है और सामने वाला बंदा दोबारा से जिंटे के लाते ही लाते बजाने लगता है। अगर ये बंदा जिंटे को ऐसे ही मारता रहा तो जिंटे जल्द ही मर भी सकता है। पर जो यहाँ पे दूसरा काले कोट वाला बंदा होता है वो पहले काले कोट वाले बंदे को रोक लेता है, क्योंकि इन जेल्स में जितने भी कैदी हैं वो सारे के सारे इन लोगों के लिए किसी प्रोडक्ट की तरह हैं। और अगर प्रोडक्ट किसी तरीके से डैमेज हो गया तो वो अच्छे दाम पे नहीं बिकेगा। जिंटे का मार मार के कुत्ता बनाने के बाद एक बंदा उसके सामने बैठता है और कहता है, तेरी बहन यहाँ से अच्छी जगह जाएगी, इसलिए उसकी चिंता मत कर। क्या तू अब भी मुझे घूर के देख रहा है? मेरी बात का जवाब नहीं देगा? तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जिंटे गुस्से में इस बंदे के मुंह पे थूक देता है। इसलिए काले कोट वाले बंदे का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने साथ के बंदे को कहता है, इसकी तो ओए तो इस लड़की को यहाँ से ले जा, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। भले ही जीना बार बार चिल्ला रही होती है, लेकिन एक बंदा कंधे में उठा के उसे यहाँ से लेके जाता है। जिंटे जीना को बचाने के लिए जैसे ही वापस से खड़ा उठने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही काले कोट वाला बंदा जिंटे के ऊपर लाते ही लाते बजा देता है और कहता है, हरामजादे तुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। तो खैर जिंटे की बहन को यहाँ से ले जाने के बाद पूरे के पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं और जिंटे अब भी इस जेल के अंदर बंद होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। जिंटे के पास वैसे ही जिंदगी में कुछ नहीं था और अब उसके पास अपनी बहन भी नहीं होती, यानी कि अब उसके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ उसकी जिंदगी। लेकिन इतने में ही यहाँ के गार्ड्स जिंटे के पास आते हैं और उसके मुंह पे पानी फेंक के आपस में कहते हैं, इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमने इसे यहाँ पे काफी समय से रखा हुआ है, ये बड़ा बड़ा यहाँ पे सड़ रहा है, अब हमें इसे निपटा देना चाहिए। मतलब कि जिंटे के पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज बची है, उसकी जान, और अब वो भी जाने वाली है। जिंटे बेचारा बैठा बैठा यहाँ पे अपने अंत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिंटे को जेल के बाहर से आवाज आती है कुछ लड़ाई वगैरह होने की। दरअसल इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर अटैक हो चुका होता है और ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने करा होता है। इस जेल के सारे गार्ड्स को सिर्फ एक बंदे ने निपटा दिया होता है और यहाँ पे जिंटे के पास आके कहता है, ओए क्या तू अब भी जिंदा है? उठ जा और मेरे साथ चल। दरअसल ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो जिंटे को बचाने नहीं आया होता है। दरअसल ये बंदा तो यहीं के पास के इलाके में अपने मास्टर के साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और अपनी फाइटिंग स्किल को चेक करने के लिए वो यहाँ जेल में आया था और उसी सब के बीच में उसने जाने अनजाने में जिंटे की जान बचाई होती है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शिन किम। जिंटे को बचाने के बाद शिन उसे अपने साथ अपने मास्टर के पास लेके आता है और इन लोगों के साथ रहते रहते जिंटे को पता भी नहीं चलता कि कब उसने इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जिंटे की लाइफ में शायद पहली बार कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग शिन और शिन के मास्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन शिन इन सब को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद जब जिंटे शिन को शहर में देखता है तो उस वक्त तक शिन एक प्रोफेशनल असासिन बन चुका होता है। दरअसल ये दोनों बंदे दोबारा से एक एरिना में मिले होते हैं जहाँ पे ये दोनों के दोनों फाइट देखने के लिए आ रखे थे। जिंटे वहाँ पे शिन को कहता है, हे आखिर तुम एक अशासन क्यों बने? शिन कहता है, वो पाने के लिए जो मुझे चाहिए। जिंटे कहता है, क्या एक अशासन बनने से तुम वो चीज पा सकते हो जो तुमसे ले ली गई हो? ऐसी जिंदगी में जहाँ पे तुम ऐसे काम करते हो, यहाँ पे तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा और तुम्हारे कर्म तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जो चीज तू सच में पाना चाहता है, अगर वो पाना तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो तू खतरा उठा सकता है। अगर वो चीज तेरे लिए मायने रखती है तो तू भी एक अशासन बन सकता है। इतनी बात कह के शिन यहाँ से चला जाता है। लेकिन
जिंटे को इतना समझ आ चुका होता है अगर उसको अपनी बहन को वापस से पाना है तो उसे एक अशासन बनना होगा, यानी कि आसान शब्दों में उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग बनने के लिए अभी वो कुछ बंदों से पंगे भी लेता है, लेकिन ये बंदे जिंटे को लाते मार मार के जुतिया देते हैं। लेकिन जिंटे ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब जिंटे यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। भले जिंटे भी मार खा रहा होता है लेकिन शिन के मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना वो नहीं छोड़ता, ताकि दोबारा से उसकी जिंदगी में उससे कोई भी इंसान कुछ भी छीन ना सके। साथ ही साथ में जो उससे छीन लिया गया है वो उसे वापस मिल सके। और ये चीजें करने के लिए चाहे जिंटे को नर्क का भी सामना करना पड़े, जिंटे उसके लिए भी तैयार होता है। मतलब तुम सोच के देखो, जिस बंदे का सब कुछ छीन चुका है उसको क्या ही चीज रोक सकती है स्ट्रांग बनने से। अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरे हिसाब से है वो उसकी खुद की सोच, लेकिन जिंटे की सोच होती है कोई भी चीजें वापस पाने का। तो खैर जिंटे इसके 1 साल तक अशासन का काम करता है 2 बंदों के अंडर में, जिसमें से एक होती है लड़की और इनमें से एक लड़की का नाम होता है मैडम लीसा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर होती है, यानी कि ये अशासन प्रोवाइड कराती है उन लोगों को जिन्हें अशासन चाहिए हो। और क्योंकि जिंटे भी इस 1 साल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा अशासन बन चुका होता है, इसलिए ये लड़की जिंटे को एक कोड नेम देती है जो कि होता है कोप्पोका। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1 आध साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिंटे वापस से उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसे जेल पे बंद करा गया था। और ऐसा नहीं है कि शिन ने वहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दिया था, वहाँ के काफी सारे लोग अब भी जिंदा होते हैं और जिंटे उनसे बदला लेने के लिए आया होता है। जिंटे ने यहाँ पे काफी सारे लोगों का काम 25 तो कर ही दिया होता है और अब बारी होती है उस बंदे की जिसने जिंटे को सबसे ज्यादा टॉर्चर करा था और उसकी बहन को उठा के ले गया था। जिंटे के जूतों में खून लगा होता है और वो इन्हीं खूनी कदमों के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है। और क्योंकि जिंटे उसके पास काफी सारी लाशें बिछा के आ रहा होता है, इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, आखिर तुम कौन हो? जिंटे एक स्माइल के साथ इस बंदे को कहता है, यकीन नहीं होता तू मुझे सच में भूल चुका है। हाँ, कितनी शर्म की बात है। लेकिन जिंटे की आंखें देख के इस बंदे को याद आ जाता है ये तो वही बंदा है जो जेल में बंद था कुछ साल पहले। इसके बाद जिंटे कहता है, लगता है तो मुझे पहचान चुका है। हाँ, तो अब बता मेरी बहन कहाँ है? क्या तेरी बहन? आखिर तू क्या बोल रहा है? मैं अभी अपनी छोटी बहन की बात कर रहा हूँ साले। क्या तू उस एल्बिनो लड़की की बात कर रहा है? लेकिन उस बात को काफी समय हो चुका है, मुझे याद कैसे होगा? और आपको बता दूं एल्बिनो लड़की उसको कहा जाता है जो कि काफी ज्यादा गोरी होती है और उसके ग्रे या फिर सफेद से बाल होते हैं। जिंटे घुमा के इसके एक लात मारता है और इसके बिल्कुल पास आके इसको कहता है, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? मेरी बात का जवाब दे या फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये बंदा डर के मारे अभी हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही जिंटे इसकी नाक में एक कट मार देता है चाकू से और कहता है, साफ साफ बोल क्या बोलना चाहता है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। ये बंदा अभी हकलाते हुए नाम लेता है हांगकांग का, लेकिन इससे ज्यादा इसे जिंटे की बहन के बारे में और कुछ नहीं पता होता और इसने जिंटे को इतना बता दिया होता है इसलिए इसको ऐसा लग रहा होता है कि अब ये बच चुका है। लेकिन जिंटे कोई गली में फाइट करने वाला लौंडा नहीं है। जिंटे इस वक्त एक बहुत खतरनाक अशासन बन चुका है, इसलिए जिंटे ने इसके पेट में एक घप करके इसको अप कर दिया होता है और अपने खूनी ऑरा के साथ यहाँ से निकल लेता है हांगकांग के लिए। और हांगकांग आपको पता ही होगा कि चाइना के अंदर आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पे एक अंधेरी सी जगह पे एक बंदे को उल्टा लटका रखा होता है और यहाँ पे जो व्हाइट कोट वाला बंदा खड़ा है इसका नाम है ल्यूकाई। ल्यूकाई को उसके साथ का एक बंदा कहता है कि हांगकांग में सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ल्यूकाई के सामने जो बंदा उल्टा लटका होता है, ल्यूकाई अपनी खुकरी से उसकी गर्दन उड़ा देता है और कहता है, ठीक है तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट को अब अपने अंडर में करने का वक्त आ चुका है। दरअसल चाइना में एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है ट्राइएड और इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन ब्रांच होती है हांगकांग में। अभी हम इस ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 बंदे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है वांग शैंग लियू जो कि होता है पूरे के पूरे ट्राइएड का लीडर, दूसरा होता है एन लियू और ये बंदा आगे चल के ट्राइएड का लीडर बनने वाला है, यानी कि ये बंदा वैंग शैंग का लीडर है और उसका वारिस है। वैंग शैंग इसे बोलता है कि आगे सारी चीजों की तैयारियां कैसे चल रही है, यानी कि आगे तेरे लीडर बनने की, क्योंकि ट्राइएड के सारे ब्रांचेस की लीडर की नजर तेरे ऊपर है, इसलिए हर चीज सही होनी चाहिए। एन लियू कहता है, सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है, वैसे आप आगे उस चीज के बारे में क्या करने की सोच रहे हो? मेरा मतलब जो मैंने आपको पहले कहा था ल्यूकाई के बारे में। दरअसल ल्यूकाई वही सफेद बाल वाला बंदा होता है जो हमने एक पिछले सीन में देखा था। वैंग शैंग अपनी जगह से उठता है और कहता है, हाँ भले ही वो मेरी नाजायज औलाद है लेकिन मैं उसे हमारे फैमिली बिजनेस से बाहर नहीं कर सकता। अगर मैं ल्यूकाई को फैमिली बिजनेस से बाहर कर देता हूँ तो मैं बाकी ब्रांच लीडर से आंखें नहीं मिला पाऊंगा, इसलिए तुम उसके बारे में ध्यान मत दो और खुद लीडर बनने पे फोकस करो। ल्यूकाई को मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मतलब कि ये जो वैंग शैंग का बेटा है इसको चिंता हो रही है कि कहीं ल्यूकाई लीडर ना बन जाए, क्योंकि ल्यूकाई भी वैंग शैंग का बेटा ही है, भले ही नाजायज क्यों ना हो। बट अभी के लिए ये बंदा अपना सर झुका के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट
होता है और हम देखते हैं हांगकांग के एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन लैंड हुआ है और ऑब्वियसली उस एरोप्लेन में यहाँ पे आया है कपोका यानी कि जिंटे। और जो लीसा होती है उसने हांगकांग में जिंटे की मदद करने के लिए एक लड़की को कहा होता है। हालांकि वो लड़की लीसा की बात मानने में आनाकानी कर रही होती है, लेकिन एंड में लीसा उसे मना ही लेती है। और लीसा हांगकांग में जिंटे को मदद प्रोवाइड इसलिए करा रही होती है क्योंकि जिंटे ने अगर अपना ये पर्सनल मैटर सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जिंटे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा लीसा का। और हांगकांग में कुछ तो तगड़ा चल रहा है जो लीसा को भी पता है और शायद उस वजह से भी लीसा जिंटे की मदद करने की कोशिश कर रही है या फिर दिखावा कर रही है मदद करने का, वो हमें अभी नहीं पता। तो खैर दूसरी तरफ हांगकांग में ये मरीना नाम की लड़की ना चाहते हुए भी जिंटे की मदद करने के लिए चले जाती है। जिंटे अभी एक जगह पे बैठ के हांगकांग की खूबसूरती को निहार रहा होता है क्योंकि उसने तो अपनी जिंदगी में ऐसी चमक धमक देखी ही नहीं है। लेकिन इतने में ही उसके सामने मरीना की कार आके रुकती है और वो जिंटे के सामने आके कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा जवान हो, तो तुम कपोका हो, मैंने सही कहा ना। और ये जो मरीना होती है इसका दूसरा नाम पॉइजनस टोड भी होता है। तो खैर जिंटे मुंडी हिला के इसको कहता है, हाँ मेरा नाम कपोका है। और ये दोनों अब एक कार में बैठ चुके होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। कार में बैठे बैठे मरीना जिंटे को कहती है, मैंने इस बारे में थोड़ा सा सुना है, तुम यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए आ रखे हो, है ना? तुमने सही सुना है। माफ करना, वैसे मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, तब तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे लीसा ने तुम्हें बताया होगा कि हांगकांग में अभी सिचुएशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। क्या? मुझे लीसा ने कुछ नहीं बताया है। क्या लीसा ने तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं बताया है? नहीं बताया है। और आखिर इस बात से क्या मतलब है कि सिचुएशन यहाँ पे अच्छी नहीं है? चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें बताती हूँ। तुमने यहाँ पे ट्रायड का नाम तो सुना ही होगा। क्या ट्रायड? नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। दरअसल ट्रायड की मेन ब्रांच हांगकांग में है और इस पूरी सिटी में उनका ही राज चलता है। ट्रायड के बॉस जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और अगला हेड वो अपने बेटे को बनाने की सोच रहे हैं। आसान शब्दों में सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब चल रही है। मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम उन लोगों के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। उनके मैटर में इन्वॉल्व होके तुम हमारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकते हो, इसलिए अपनी वजह से हमें उस परेशानी में मत डालना। हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। लेकिन ये बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम्हें अपनी बहन को ढूंढना है। दरअसल इसलिए मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहती हूँ। ये बंदा हांगकांग का ब्रोकर है जो जानकारी इधर उधर करता है और इस बंदे का नाम है जिंग जोउ। क्या तुम मुझे किसी से मिला रही हो? लेकिन मैंने तो सोचा था मेरे पर्सनल मैटर में तुम मेरी किसी भी तरीके से मदद नहीं करने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो या फिर कुछ और चीज है? मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझ, मैं बस चाहती हूँ तेरा मैटर जल्दी से सॉल्व हो जाए और हम लोग हांगकांग छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो जिस बंदे से तू मुझे मिलवा रही है क्या मैं उसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ? तो उसके ऊपर यकीन कर सकता है या फिर नहीं ये बात मुझे नहीं पता। मैं जितना तेरे लिए कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ, बाकी तुझे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। अरे कम ऑन यार, इतनी आकड़ू मत बन। तू सच में मेरी मदद करने वाली है ना? जितनी तेरी मदद कर चुकी हूँ अब तक उसके लिए मेरा एहसान मान। अच्छा चल फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। जिंटे जैसे ही कार से उतर के यहाँ से जा रहा होता है मरीना उसको कहती है, और हाँ एक और बात, ये याद रखियो कि रशिया नहीं है, ये हांगकांग है। हाँ ठीक है, समझ चुका हूँ मैं, अलविदा। ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा लापरवाह लगता है। ये कह के मरीना अपनी कार यहाँ से भगा लेती है और जिंटे एक क्लब या फिर बार जैसी जगह के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पे एंटर करते ही जिंटे देखता है एक बंदे को 5-6 बंदों ने घेर रखा है जो कि उसका कॉलर पकड़ के उसको बोल रहे होते हैं, बता हमारी जासूसी करने के लिए तुझे किसने भेजा है? दूसरा बंदा कहता है, हे मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बस जानकारी इधर उधर करता हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के जिंटे थोड़ा सा आगे आता है और उस बंदे को कहता है, ओए तेरा ही नाम जिंग जोउ है क्या? जो बंदा यहाँ पे बुरी सिचुएशन में होता है वो कहता है, हाँ मेरा ही नाम जिंग जोउ है। लेकिन तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दरअसल मरीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरी किसी तरीके से मदद कर सकते हो। हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम देख सकते हो मैं कैसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। अभी मैं थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ तो इसलिए हम बाद में मिलते हैं। लेकिन जिंटे अब भी इन लोगों के पास आए जा रहा होता है और जिस बंदे ने जिंग जाओ का कॉलर पकड़ रखा होता है, काले कोट वाले बंदे जिंटे को अब भी बोल रहे होते हैं, चुपचाप से यहाँ से चला जा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जिंटे किलर इंटेंशंस के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बंदे के साथ कुछ काम है। ये बात सुनते ही जिंटे के सामने वाला बंदा उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन जिंटे इस मुक्के से बहुत ही इजीली बच चुका होता है। जिंटे का एक हाथ अब भी अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से अचानक से चाकू निकाल के जिंटे इस बंदे की कमर में कट मार के आगे आ जाता है और ये बंदा ऑन द स्पॉट जमीन में गिर चुका होता है। इसके बाद जिंटे दूसरे बंदे के पास जाता है जिसने जिंग जाओ को पकड़ रखा होता है और उसके पास आके कहता है, माफ करना लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। तो खैर जिंग जाओ को अब भी एक बंदे ने पकड़ रखा है। मुझे लगा था कि जिंग जाओ को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेन बात वो नहीं है, मेन बात ये है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है।
जिंगजाओ जिंटे को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी अभी जिंटे ने एक बंदे को निपटा दिया है। ऐसे जिंगजाओ को पता चल जाता है जो बंदा यहाँ पे उसके लिए आया है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इतने में ही जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो उसकी गर्दन में चाकू लगा देता है और जिंटे को कहता है, हरामजादे, आखिर तू है कौन और यहाँ पे क्यों आया है? जिंटे कहता है, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे उस इंसान से काम है। इस बंदे के भी अभी जिंटे को देख के पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि जिंटे किसी की जान ऐसे ले लेता है जैसे कोई हलवा होगा। इसके बावजूद भी जिस बंदे ने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है वो जिंटे को कहता है कि क्या तू इस हरामजादे के साथ मिलके काम कर रहा है? ओए, तू मरने वाला है, इस हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो साफ है, तुझे इस हरामजादे की जरूरत है। अगर तू चाहता है कि मैं इसे जान से ना मारूं, तो चुपचाप से यहाँ से चला जा। जिंगजाओ को भी अपनी जान की परवाह होती है, इसलिए वो कहता है, हाँ दोस्त, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, लेकिन देखो जो भी बात होगी हम वो बात कल कर लेंगे या फिर किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन जिंटे अब भी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, हाँ तूने सही कहा, बात तो कल भी हो सकती है, लेकिन तूने सुना नहीं क्या? मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ। इसी के साथ जिंटे एक चाकू फेंक के मारता है जो कि लगता है सीधा उस बंदे के माथे में जिसने जिंगजाओ को पकड़ रखा होता है। और देखते ही देखते एक और बंदा जिंटे ने यहाँ पे निपटा दिया होता है। तो खैर इसके बाद जिंटे जिंगजाओ को अपनी सारी की सारी बातें बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। उसकी सारी बात सुन के जिंगजाओ कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो तुम रशिया के एक अशासन हो, है ना? भले ही तुम एक अशासन हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे ही सबको निपटा दोगे, मैंने सोचा नहीं था। क्या आखिर तो क्या बोलना चाहता है? मेरे कहने का मतलब ये है, जो दो बंदे तूने निपटाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो दोनों बंदे ट्रायड के थे। मुझे नहीं लगता कि रशिया का क्या सीन है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। तुम्हें ट्रायड के बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये जान के जिंटे भी अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, मरीना ने मुझे कहा था कि ट्रायड के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मैं तो गलती से पहले ही ट्रायड के दो बंदे निपटा चुका हूँ। जिंगजाओ कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूंगा। तुम्हारे इस मामले को मैं जैसे तैसे कवर अप कर दूंगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आ रखे हो? ये करीब 5 साल पहले की बात है। वो एक एल्बिनो लड़की है, अब तक तो उसकी उम्र 20 साल की हो चुकी होगी, लेकिन वो लड़की है कौन? क्या वो तुम्हारी लवर है? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप से मुझे ये बता, क्या तू उसको ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है या फिर नहीं? वैसे ये काम करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है वो लड़की दिखने में बाकियों से अलग है। साथ ही में तुम्हें ये भी पता है कि लगभग अभी वो किस उम्र की होगी, इसलिए मुझे लगता है ये काम किया जा सकता है। चलो ठीक है, फिर उसको मिलके ढूंढते हैं। ये बात सुन के जिंटे को ऑब्वियसली अच्छा लगा होता है और वो इस बंदे को कहता है, मेरे लिए काम करने के तो मुझसे कितने पैसे लेने वाले हो? लेकिन जिंगजाओ जिंटे की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी ये देखने के लिए कि ये और क्या क्या कर सकता है। इसके बाद ये जिंटे का जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस आगे चल के मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। क्या तो मुझे हायर करना चाहता है, लेकिन किस काम के लिए? ये बात मैं तुझे उस वक्त बताऊंगा जब मुझे किसी को निपटाना होगा, और किसी को निपटाने के लिए मैं तुझे कहूँगा। ऐसे में हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मैं तेरे लिए तेरे उस इंसान को ढूंढूंगा और बदले में तू मेरे लिए किसी को इस दुनिया से गायब करेगा। चल आजा, गाड़ी में बैठ जा, अब वक्त है लैन क्वाई फोंग में चलने का। जिंटे इसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, आखिर ये लैन क्वाई फोंग है क्या? ये हांगकांग की बहुत ही जबरदस्त नाइट लाइफ है। अगर तू किसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे हांगकांग में बेचा गया है, तो उस लड़की को ढूंढने के लिए वो जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसके बाद ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रात में भी काफी ज्यादा चकाचौंध होती है। और जिंटे जिंगजाओ को कहता है, किसी इंसान को ढूंढने से इस जगह का क्या लेना देना है? अरे ये सब कुछ मेरे एक प्लान का हिस्सा है। जो बातें तूने मुझे बताई थी उसको सुन के मुझे ऐसा लगता है वो मामला किडनैपिंग का रहा होगा। इसके बाद जिंगजाओ जिंटे के लिए एक चश्मा लेता है, क्योंकि जिंटे की आंखें काफी ज्यादा खूनी होती हैं और जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जिंटे एक अशासन है। और किस्मत से ये चश्मा जिंटे को खुद के ऊपर अच्छा भी लग रहा होता है। इसके बाद ये दोनों पहुँचते हैं यहीं के एक बार में, लेकिन ये बार कोई नॉर्मल बार नहीं होता। दरअसल जितनी भी किडनैप करी हुई लड़कियां हांगकांग में लाई जाती हैं, वो इस बार में जरूर आती हैं। मतलब कि उन लड़कियों को यहाँ पे लेके आया जाता है। ये बात सुन के जिंटे का खून खौल जाता है, ये सोच के कि शायद उसकी बहन भी यहीं पे होगी। लेकिन जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि शांत हो जा, हम बस यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए आ रखे हैं, कोई फाइट वगैरह नहीं करनी है। जिंगजाओ जिंटे को कहता है कि मैं यहाँ की मैडम से बात करने के लिए जाता हूँ, तब तक तो यहाँ की एक सर्वर से बात कर, यानी कि एक यंग लेडी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं उन्हें भी किसी न किसी वक्त में यहाँ पे उठा के ही लाया गया था। इससे शायद ऐसा हो सकता है कि वो लड़कियाँ जिंटे की बहन को जानती हो। इसके बाद जिंगजाओ बहुत ही ज्यादा दोस्ताने अंदाज में एक औरत के पास जाता है। वो औरत जिंगजाओ को देख के कहती है, क्या तू अब भी जिंदा है? ओह कम ऑन, अब ऐसे तो मत कहो मुझे यार। क्या तू चुपचाप से यहाँ से दफा नहीं हो सकता? वैसे भी पहले से ही मेरे सर पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरे कम ऑन यार, तू तो मेरा दिल तोड़ रही है। मैं तो आज यहाँ पे ये सोच के आया था कि आज काफी ज्यादा पीऊंगा यहाँ पे। क्या सच में तो इसलिए आ रखा है? जिंगजाओ इसके कंधे में ऐसे हाथ रखता है जैसे
ये इसकी बीवी होगी और कहता है, अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी सबसे महंगी वाली ड्रिंक लेके आ जा, साथ ही साथ में जो यहाँ की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है उसको भी लेके आ, ताकि वो मेरे दोस्त का थोड़ा सा मन बहला सके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपना हाथ मेरे से हटा। अरे यार आज तो ऐसे क्यों बोल रही है। तो खैर जिंटे एक जगह पे बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो जीना को एक ऐसी जगह पे बेचा गया होगा। लेकिन इतने में ही एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जिसका नाम होता है होंगचू, वो एक दारू की बोतल लेके सीधा जिंटे के पास आके बैठ जाती है और उसको कहती है उसके बिल्कुल पास आके, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। लेकिन इस लड़की के पास आने की वजह से जिंटे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लड़की कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन स्वीटी मुझे तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। हाँ वो बस ये बात है कि तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी रिलैक्स होने में थोड़ी सी मदद करूँ। ये बात सुन के तो जिंटे के और ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। यानी कि जो बंदा लोगों को गाजर मूली की तरह काट के रख देता है वो लड़कियों के आसपास होने में खुद को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन इतने में ही इस बार के बाहर एक गाड़ी आती है और जो बंदा इस कार से उतरने वाला है उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। जो बंदा कार से उतरता है उसका नाम होता है पोलोंग, जिसको डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन भी कहा जाता है, और ये बंदा ट्रायड की एक ब्रांच का ऑफिसर भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो औरत जिंगजाओ के साथ होती है वो उसको कहती है, तू यहाँ पे सिर्फ पीने के लिए तो नहीं आया होगा, जरूर कुछ और बात है। अब सीधे सीधे मुझे बता, आखिर तू यहाँ पे आया क्यों है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पे अब भी बाहर से लाई लड़कियों को रखा जाता है। लेकिन ये औरत गुस्से में अपना गिलास टेबल में पटकती है और कहती है, क्या आखिर तुझे कितनी बार बताऊं कि वो सारी चीजों में अब मैं नहीं पड़ती हूँ। तेरे ऐसे चिढ़ने की वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने वो काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। हाँ खैर जो भी है, ये जगह अब मेरी नहीं है, इसलिए मुझसे ये मत पूछ। क्या ये जगह तुम्हारी नहीं रही? लेकिन कब से? इस बात को काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। तो फिर आखिर इस जगह का नया बॉस कौन है? नाम तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं जिसका नाम लूंगी तो उसको जानता ही होगा। ठीक है, तुझे जो कहना था तूने कह दिया ना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिंगजाओ इस औरत के सामने एक नोट की गड्डी रखता है और कहता है, अबे सुन तो, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। करीब 5 साल पहले उसको हांगकांग लाया गया था। वो लड़की एक एल्बिनो है और उस वक्त वो 15 साल की थी। क्या तुम ऐसी किसी लड़की के बारे में कुछ जानती हो? औरत वापस से अपनी जगह पे बैठ जाती है और कहती है, हाँ तुझे काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। यहाँ के नए बॉस ने यहाँ के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए हैं। देख मैं जानता हूँ तू मेरी मदद नहीं करना चाहती है, लेकिन ये आखिरी बार होगी, इसलिए प्लीज आखिरी बार मेरे इस मामले में मदद कर दे। हाँ, तो सच में मेरे लिए हमेशा परेशानी खड़ी करता है। ठीक है तो सुन, जब मैं इस जगह को चला रही थी तो उस पूरे टाइम पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एल्बिनो लड़की को देखा था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसको यहाँ से भेज दिया था क्योंकि वो कहना नहीं सुन रही थी किसी का। अगर वो यहाँ पे और ज्यादा रुकती तो शायद उसको लेने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई और भी आता। वैसे तेरे साथ वो लड़का कौन है? क्या वो तेरा दोस्त है? हाँ वो मेरा दोस्त है। और तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की जिंटे के साथ बैठी होती है उसके कंधे में अपना सर रखे उसको अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि वो इस जगह पे कैसे पहुंची। ऑब्वियसली इस लड़की को भी यहाँ पे किडनैप करके लाया गया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की जिंटे को कहती है, लेकिन मेरी बात उसे तुम ये मत सोचना कि ये जगह बहुत ज्यादा बुरी है। इसके बाद सुन के जिंटे को जीना की याद आ रही होती है जब उसको उठा के लेके गए थे, क्योंकि जीना भी अब तक इस लड़की की ही जितनी हो चुकी होगी। इतने में ही जिंगजाओ जिंटे के पास आता है और कहता है, और लौंडे अकेले अकेले मजे कर रहा है। लेकिन ये बात तो जिंगजाओ ने बस दिखाने के लिए बोली होती है। जिंगजाओ अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आया, तो इसकी कमजोरियाँ लड़कियाँ हैं। जिंगजाओ के हाथ में यहाँ पे एक फोटो लगी होती है एल्बिनो लड़की की। वो फोटो जिंगजाओ जिंटे को देता है और उससे पूछता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है क्या वो ये लड़की है? जिंटे जैसे ये फोटो देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये फोटो सच में जिना की होती है। जिंटे बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ कहता है, ओए आखिर अभी ये कहाँ पे है, मुझे जल्दी बता। लेकिन इतने में ही जो लड़की जिंटे के बगल में बैठी होती है कहती है, अरे ये तो जिना है, ये तो जिना शियो है। क्या तुम इसको जानती हो? हाँ, इसे और मुझे इस जगह पे एक ही टाइम पे लाया गया था। क्या तुम इसके बारे में और क्या जानती हो, मुझे बताओ। लेकिन इतने में ही जो बंदा कार पे यहाँ पे आया होता है वो भी इस जगह के अंदर आ चुका होता है और इस बंदे को एक बंदा बताता है कि जल्दी ही हांगकांग में काओलून भी पहुँचने वाले हैं। और काओलून का मतलब होता है 9 किलर्स या फिर 9 ड्रैगन्स। और ये जो 9 ड्रैगन्स होते हैं ऑब्वियसली काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। पोलोंग को जैसे ये पता चलता है तो वो कहता है, बहुत अच्छे, तो ये शुरू हो चुका है। हाँ दरअसल जो पोलोंग नाम का टकला होता है ये जगह अब उसी की है और पोलोंग लोग अभी के लिए इस बार को बंद कर रहे होते हैं, इसलिए सबको बाहर भेज रहे होते हैं। जिंगजाओ इन लोगों से पंगे नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सोच रहा होता है कि चुपचाप से हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिंटे को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि अभी तो उसे यहाँ पे जिना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई थी। लेकिन जिंगजाओ जैसे तैसे उसे पकड़ के यहाँ से ले जाता है और कहता है, हम किसी और दिन यहाँ पे आएंगे। और जिस टकले का नाम मैंने पोलोंग बताया है उस टकले का नाम वी गाओ भी है। जो औरत यहाँ पे
होती है टकले को कहती है, मास्टर ली गाओ, हमने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आ रहे हो। टकला कहता है, आज का ये शानदार दिन हम बिना ड्रिंक्स के और लड़कियों के कैसे निकाल सकते हैं। अपने पास की सबसे बेस्ट ड्रिंक मेरे लिए लेके आओ और मैं इस लड़की के साथ आज रहूंगा। लेकिन इतने में ही टकला देखता है टेबल में एक फोटो पड़ी है। वो फोटो देख के टकला इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि हांगचू नाम की लड़की को धक्का देके साइड कर देता है और सीधा उस फोटो को उठाता है और उस फोटो को देख के अपने मन में कहता है, क्या ये तो काफी ज्यादा जवान लग रही है, लेकिन मुझे तो लग रहा था इसकी जितनी भी जानकारी है मैंने वो सारी की सारी जानकारी खत्म कर दी है। मतलब कि साफ बात है टकला जिना के बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानता है। जिंटे भी बाहर से बाहर आ चुका होता है और जिंगजाओ को कहता है, आखिर वो हरामजादे थे कौन बे? हाँ, मैं भी यही बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो हरामजादे थे कौन। इसलिए अभी के लिए हम बस चुपचाप से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। वही टकला भी औरत को बोल रहा होता है, ये फोटो, आखिर ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? लेकिन टकले के सामने जो लड़की हांगचू होती है कहती है, वो एक कस्टमर इस फोटो को यहाँ पे छोड़ के गया है। दरअसल वो किसी को यहाँ पे ढूंढ रहा था। क्या वो किसी को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया था? लेकिन टकला गुस्से में टेबल में एक मुक्का मार के पूरी टेबल क्रैक कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यहाँ पे जितने भी लोगों के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दो। औरत कहती है, हाँ मैंने सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए थे, लेकिन जो कस्टमर है वो इसे लेके आए होंगे अपने पास। मैं सच में कसम खा के कहती हूँ। लेकिन इतने में ही टकला औरत के रैप्टा बजा के उसको साइड में फेंक देता है और कहता है, वो सब छोड़, ये बता वो कस्टमर अब कहाँ पे है? हांगचू कहती है, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले वो यहीं पे थे। लेकिन टकला बेचारी हांगचू की भी गर्दन पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, क्या तुझे नहीं पता वो कहाँ है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? सच में मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे चुपचाप से बता वो कहाँ है। हांगचू बेचारी की अभी मरने जैसी हालत हो चुकी होती है, वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। लेकिन इतने में ही जिंटे जो ये सब कुछ देख रहा होता है अंदर आ जाता है और कहता है, ओए टकले हरामखोर, चुपचाप से वो मुझे दे दे, वो मेरी है। जिंगजाओ की भी फटके चार हो चुकी होती है क्योंकि जिंटे इन लोगों से पंगे लेने जा रहा है और वो टकला ट्रायड की एक ब्रांच का ऑफिसर है। टकला कहता है, क्या मेरी है बे? मैंने कहा वो मेरी है, वो फोटो मुझे वापस कर दे। टकला हांगचू को छोड़ देता है और कहता है, अच्छा तो तू ही वो हरामजादा है जिसके बारे में ये कुतिया बात कर रही थी। आखिर तो इस फोटो वाली लड़की को क्यों ढूंढ रहा है? जिंटे का भी दिमाग खराब हुआ पड़ा होता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से वो फोटो मुझे दे। मैंने तुझसे पूछा तू इसको क्यों ढूंढ रहा है? क्या तूने कहा मैं इसको क्यों ढूंढ रहा हूँ? बहन के घोड़े, वो मेरी बहन है। ये बात सुनकर टकला अपने मन में कहता है, क्या इसकी बहन? लेकिन ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ओए लड़के, फालतू की बकवास मत कर और यहाँ से चुपचाप से दफा हो जा। गंजे, यहाँ पे बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, तू कर रहा है। चल ठीक है, मैं तुझसे एक और आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे सच बता, आखिर तू इसको क्यों ढूंढ रहा है? हरामखोर, क्या मुझे मेरी बहन को ढूंढने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? टकले के साथ का एक बंदा टकले का अपमान बर्दाश्त नहीं करता और जिंटे को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन टकला इशारा करके उसको रोक देता है और जिंटे टकले की तरफ आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, ठीक है अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। गंजे, चुपचाप से बता, आखिर तू मेरी बहन को कैसे जानता है? टकला अपने मन में कहता है, क्या ये बाइलोंग को ढूंढ रहा है लेकिन बाइलोंग के बारे में कुछ जानता नहीं है? मतलब कि ये टकला जीना को अभी बाइलोंग नाम से बोल रहा है। जिंटे कहता है, अब मोटे गंजे, क्या तू बहरा है क्या? शकल से तो सुअर लगता ही है, क्या तू सच में एक सुअर है जिसे इंसानों की भाषा नहीं आती? मुझे बता, आखिर तुझे इस बात से क्या दिक्कत है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ? वही जिंगजाओ की फटी पड़ी होती है कि जिंटे एक ट्रायड के ऑफिसर से इस तरीके से बात कर रहा है। इतने में ही टकला घुमा के एक मुक्का मारता है जिंटे के ऊपर, लेकिन जिंटे इस हमले से आराम से बच जाता है और कहता है, हरामखोर, हमला करने से पहले देख तो ले ठीक से। टकला अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरे हमले को डॉज कर दिया? इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है। टकला गुस्से में जिंटे को कहता है, लगता है तेरी जो एक कैंची की तरह जुबान चल रही है, पहले मुझे यही फाड़नी होगी। जिंटे कहता है, मोटे सुअर, अपना मुंह बंद कर। अभी यहाँ पे जिंटे और टकले की फाइट होने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही टकले को उसके मास्टर मो लॉन्ग का फोन आता है और ये मो लॉन्ग नाम का बंदा कौन है अभी हमें नहीं पता, बाद में पता चलेगा। दरअसल टकले को एक जरूरी काम आ चुका होता है, इसलिए उसको यहाँ से जाना पड़ता है। टकला यहाँ से जाते जाते अपने साथ के बंदों को कहता है, ओए इसे जान से मत मारना और इसको मामूली भी मत समझना, इसको फाइटिंग वगैरह आती है। वहीं टकला बाहर से बाहर जाते हुए मोलॉन्ग नाम के बंदे को बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि कोई यहाँ पे बाइलोंग को ढूंढने के लिए आ रखा है। टकले को अभी नहीं पता जो बंदा यहाँ पे आ रखा है वो किसी ग्रुप का हिस्सा है या फिर नहीं, लेकिन उस लड़के के पास बाइलोंग की फोटो है। जिंगजाओ
जिंगजाओ भी टकले की मोलोंग के साथ फोन में ये बात सुन लेता है और अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा कॉल में जिंटे की बहन के बारे में बात कर रहा है? लगता है ये मामला काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, लेकिन मैंने तो सोचा था ये नॉर्मल सा फैमिली रीयूनियन होगा। वहीं दूसरी तरफ जिंटे को जो काफी सारे लोगों ने घेर रखा होता है, जिंटे उन सबको कहता है, किस बात का इंतजार कर रहे हो हरामखोरो, आके मेरे ऊपर हमला करो। इसके बाद अचानक से ही ये सारे के सारे लोग जिंटे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जिंटे इन सब के हमलों से बचते हुए चुन चुन के इन सबको निपटा रहा होता है। कुछ सेकंड्स के अंदर जिंटे ने 2-3 बंदे तो निपटा दिए होते हैं, और जो यहाँ पे व्हाइट कोट वाला बंदा होता है, जो थोड़ा सा मेन बंदा होता है, वो जिंटे को देख के समझ चुका होता है ये बंदा एक मॉन्स्टर है। इसके बाद जिंटे दोबारा से उड़ उड़ के इनको मारने लगता है। जिंटे एक बंदे के लात मार के उसको पीछे फेंकता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से एक बंदा उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, और दूसरा बंदा दूसरी तरफ से जिंटे को चाकू मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो बंदा जिंटे के ज्यादा पास होता है, जिंटे उसको पकड़ के अपने सामने कर देता है, और सामने से जो बंदा चाकू लेके आ रहा होता है वो अपने ही बंदे के ऊपर चाकू मार देता है, और इसके बाद जिंटे इन दोनों ही बंदों को मार देता है। और जिंगजाओ ये सब कुछ देख के बहुत ही सीरियसली अपने मन में कहता है, ये बंदा इन सब के लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, साथ ही साथ में किसी को निपटाने में ये थोड़ा सा भी हिचकिचाता नहीं है। इतने में ही एक और बंदा जिंटे को मारने आता है, लेकिन जिंटे एक घप के साथ उसको भी अप कर देता है। इसके बाद व्हाइट कोट वाला बंदा भी जिंटे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिंटे उसको डॉच करके उसके हाथ में चाकू से कट मार के उसके हाथ से चाकू छुड़वा देता है, और उसकी गर्दन के साथ उसको दीवार में चिपका देता है। लेकिन ये बंदा अब भी जिंटे को गाली दे रहा होता है, और इसी के साथ ये इस बंदे की सिर्फ आखिरी गाली होती है। इस बंदे को निपटाते ही साथ जिंटे ने उसके अगल बगल के सारे लोग निपटा दिए होते हैं, और जिंगजाओ हैरानी भरी नजरों से ये सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक और बंदा पड़ा होता है जो अधमरा होता है, पूरी तरीके से निपटा नहीं होता। ये बंदा कॉकरोच की तरह यहाँ से रेंगता हुआ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिंटे इसकी कमर में लात मार के इसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, तो लगता है अब तो सिर्फ यहाँ पे बचा है। हाँ, ये बंदा जिंटे से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन जिंटे इसको कहता है, तेरे दोस्तों का तेरे बिना नर्क में मन नहीं लगेगा, इसलिए तुझे भी जाना होगा। और इसी के साथ ये बंदा भी निपट चुका होता है। इसके बाद जिंटे बाहर से बाहर जाते हुए कहता है, लगता है अब मुझे वो सुअर ही कुछ बता सकता है, ये सारे लोग तो निपट चुके हैं। वही जो टकला होता है अभी बार के बाहर ही फोन में बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बस वहाँ पे आने ही वाला हूँ। लेकिन इतने में ही जिंटे उसके पीछे से आता है और कहता है, अबे ओए सुअर, हमारी बातें अभी अधूरी है, तुझे कुछ जवाब देने हैं। टकला हैरान होकर जिंटे से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया। जिंटे कहता है, तेरे साथ के मैंने सारे बंदे निपटा दिए हैं। टकला ये सोच के हैरान होता है कि इसने मेरे साथ के सारे बंदों को कैसे निपटा दिया है, और साथ ही में यहाँ पे जो एक और बंदा खड़ा है ये बंदा कौन है। लेकिन इतने में ही जिंटे टकले की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। टकला जो अभी फोन में बात कर रहा होता है फोन में कहता है, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है जो परेशानियाँ खड़ी कर रहा है, मैं पहले इससे निपट लेता हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। टकले से जो बंदा कॉल पे बात कर रहा होता है वो भी कॉल काट के कहता है, क्या वहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए कोई आया है? लगता है ये तूफान आने के पहले की शांति है। इसके बाद जिंटे टकले को कहता है, क्या हुआ बे, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था? क्या तू मुझे इतना ज्यादा इंतजार करवाएगा? अगर तेरी बातचीत खत्म हो गई हो तो मेरे पास तेरे लिए काफी सारे सवाल हैं। टकले को इतना तो समझ आ चुका होता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने टकले के काफी सारे बंदों को मार दिया है। इसलिए टकला इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, लेकिन तू बहुत ज्यादा बदकिस्मत है, तू मुझसे कोई भी जवाब नहीं सुन पाएगा। अच्छा ऐसी बात है, लगता है पहले मुझे इस सुअर की चीखें निकालनी होगी, उसके बाद ही अपना मुंह खोलेगा। इसी के साथ जिंटे अपने चाकू से इसके ऊपर एक खतरनाक सा हमला करता है, लेकिन टकला उस हमले से बच जाता है, और जिंटे को एहसास होता है कि एक सुअर होने के हिसाब से ये टकला काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन जिंटे के एक हमले से बचना काफी नहीं होता। जिंटे वापस से अपना चाकू गंजे की तरफ घुमाता है। हालांकि टकला उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एक कट लग चुका होता है। टकले के हाथ पे कट मारने के बाद जिंटे कहता है, अब बता सुअर, तुझे ये कैसा लगा? हाथ में कट पड़ने के बावजूद भी टकला ज्यादा परेशान नहीं लग रहा होता और अपने मन में कहता है, इसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अटैक्स की खास बात है इसकी स्पीड। अगर ऐसी बात है तो लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा खून बहने वाला है। इसी के साथ टकला एक पंच मारता है जिंटे के ऊपर, लेकिन जिंटे उस पंच को डॉच करके टकले के हाथ में 2 कट्स और मार देता है। टकला अब भी जिंटे के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और जिंटे बार बार उसके शरीर में कट्स मारे जा रहा होता है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिंटे उसको बार बार कट्स क्यों मार रहा है, एक घप करके उसको अब क्यों नहीं कर देता। दरअसल किसी भी फाइट में होता यह है कि सामने वाला बंदा भी खुद को किसी भी हमले से बचाने की कोशिश करता है, और ये टकला भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ठीक से इसके ऊपर हमला नहीं हो पा रहा है। टकले के शरीर में काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं, लेकिन टकले के लिए अच्छी बात ये होती है कि टकला जिंटे को ढकेलते हुए दीवार तक लेके आ गया होता है, और जिंटे के पास ज्यादा स्पेस नहीं बचता मूवमेंट करने के लिए। इसी के साथ टकला जिंटे के ऊपर खतरनाक सा हमला करता है, जो कि जिंटे के पीछे वाली दीवार पे जाके लगता है, और जिंटे जानबूझ के दीवार की तरफ से साइड हट के गिरता
पड़ता पीछे हो जाता है ताकि टकला जिंटे की मूवमेंट्स को ब्लॉक ना कर सके। जिंटे की ऐसी फुर्ती देख के टकला कहता है, तेरी मूवमेंट्स बिल्कुल किसी चूहे जैसी है। और जिंटे भी टकले को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझे जानबूझ के दीवार की तरफ ले गया था कि मैं इसके ऊपर ठीक से हमले ना कर पाऊँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी और मेरी फाइट पूरे दिन तक चलेगी, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक खतरनाक सा हमला करना होगा और एक ही हमले में इसका काम 25 करना होगा। इसलिए जिंटे भागता हुआ जाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और टकला भी उसके ऊपर भागता हुआ आता है। लेकिन जिंटे से पहले टकला जिंटे के ऊपर हमला कर देता है और जिंटे अपनी बॉडी को साइड की तरफ स्पिन करके उस हमले से बच जाता है। हमले से बचते ही जिंटे वापस से टकले के ऊपर एक हमला कर देता है जो कि टकले के पड़ता भी है, लेकिन टकले की ये चाल होती है। दरअसल टकले ने भी जिंटे को पकड़ लिया होता है और जिंटे को हवा में उठा के सीधा कार के ऊपर पटक दिया होता है। जिंटे की हालत थोड़ी सी खराब सी लग रही होती है और जिंग जाओ टकले को देख के अपने मन में कहता है, इस टकले का सिर्फ शरीर ही बड़ा नहीं है, ये काफी ज्यादा ताकतवर भी है। भले ये फाइट देख के ऐसा लग रहा है कि इस टकले के ऊपर अब तक काफी सारे कट्स लग चुके हैं, लेकिन टकले ने बहुत ही सोच समझ के वो कट्स बिल्कुल इस तरीके से अपने शरीर पे लगवाए हैं कि उसके शरीर के किसी भी मेन हिस्से पे वो कट्स ना लगे और उसकी जान ना जाए। अभी टकले ने जानबूझ के अपना डिफेंस डाउन करा ताकि जिंटे उसके ऊपर जैसे ही हमला करे तो टकला उसको पकड़ ले। जिंटे के फाइटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हो सकता है। जिंटे भी जमीन में गिरा होता है और टकले ने अपनी शर्ट भी फाड़ दी होती है, फुल जोश में आ चुका होता है जिंटे को मारने के लिए। लेकिन टकला जैसे ही अपनी शर्ट फाड़ता है तो उसकी पीठ में एक टैटो होता है और जिंगजाओ वो टैटो देख के समझ जाता है कि ये टकला ट्राइएड का है। साथ ही में टकले के साथ जो काले कोट वाले बंदे थे वो भी ट्राइएड के थे। लेकिन जिंगजाओ के लिए हैरानी वाली बात ये होती है कि ये लोग ट्राइएड के तो होते हैं लेकिन हांगकांग वाली ब्रांच के नहीं होते, ये किसी और ब्रांच के ट्राइएड होते हैं। और ये लोग हांगकांग में आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हम वापस से फाइट में आते हैं जहाँ पे टकला जिंटे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तो बेवकूफों की तरह मेरे जाल में फंसने के लिए आ चुका है। लेकिन जिंटे भी अपना चश्मा फेंक के बहुत ही स्पीड में टकले की तरफ हमला करने के लिए आता है और कहता है, सुअर तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। जिंटे ने अपनी इस स्पीड के साथ टकले के कंधे में एक कट मार दिया होता है, लेकिन टकले को इन कट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है, तू दोबारा से किसी चूहे की तरह भागने लग गया। हाँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ तेरा खेल बस खत्म होने ही वाला है, तो जल्दी मेरे हाथ से मरेगा। लेकिन जिंटे ने इतने में ही एक और कट मार दिया होता है टकले के ऊपर और टकले को इतने में ही एहसास होता है कि ये वाले कट नॉर्मल कट्स की तरह नहीं है, ये वाले कट्स काफी ज्यादा डीप हैं। जिंटे टकले का जवाब देते हुए कहता है, क्या तूने कहा मेरा खेल खत्म हो चुका है? मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइना के ग्वांगजू सिटी का सीन, जहाँ पे एक कार में लीकाय बैठा हुआ होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये बंदा ट्राइएड के हेड का नाजायज बेटा है और लीकाय इस वक्त कार में बैठ के जा रहा होता है हांगकांग, क्योंकि ट्राइएड के हेड ने उसे वहाँ पे बुलाया है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि लीकाय के साथ कार में एक लड़की भी बैठी हुई है और इस लड़की को देख के साफ पता चल रहा है ये लड़की एक एल्बिनो लड़की है और इससे ज्यादा अभी हमें इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। लीकाय कार में बैठा बैठा कहता है, ट्राइएड के हेड ने मुझे वापस से हांगकांग बुलाया है। मैं काफी समय बाद हांगकांग जा रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे हांगकांग का बुलावा आया है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी बहन? यानी कि ये लड़की लीकाय की बहन होती है और अभी हमें इस लड़की की हल्की सी झलक भी दिखाई जाती है, बट इसका पूरा का पूरा फेस अभी हमें दिखाया नहीं जाता। और वहीं दूसरी तरफ जिंटे और टकले की फाइट अब भी चल रही होती है, जहाँ जिंटे पहले सिर्फ एक चाकू से फाइट कर रहा था, अब वो 2 चाकुओं से फाइट कर रहा होता है और उसने अब तक टकले के शरीर में काफी सारे कट्स मार दिए होते हैं। और एक बार फिर से जिंटे टकले की तरफ बढ़ता है बहुत ही स्पीड में उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन टकला जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को साइड करके इस हमले से बच जाता है। लेकिन इस हमले से बचने के बावजूद भी जिंटे ने टकले के शरीर पे 3 कट्स मार दिए होते हैं लगातार और टकले ने भी अपनी कोहनी से जिंटे के ऊपर एक हमला करके उसको पीछे फेंक दिया होता है। लेकिन जिंटे वापस से बहुत ही स्पीड में टकले के ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आता है। जिंटे और टकला दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। जिंटे तो अभी टकले के सारे हमलों से बच रहा होता है, लेकिन टकला जिंटे के हमलों से नहीं बच पा रहा होता। टकले की बॉडी में बार बार काफी सारे कट्स पड़े जा रहे होते हैं। जिंटे के अटैक्स पहले ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और 2 चाकुओं की वजह से जिंटे अब एक स्विंग में 2 कट्स मार पा रहा होता है। टकले के शरीर में कट्स पड़ने की वजह से टकले की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए टकला गुस्से में जिंटे के ऊपर एक और मुक्का मारता है, लेकिन जिंटे इस हमले से भी बच के टकले के ऊपर और कट्स मार देता है। और जिंगजाओ ये देख के हैरान होता है कि जिंटे टकले के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से 2 चाकुओं से हमला कर रहा है। ये 2 चाकुओं वाली टेक्निक इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जिंटे इसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे ये चाकू उसके शरीर से जुड़े हुए हैं। और जिंटे अब भी लगातार टकले के ऊपर अपने चाकुओं से हमले करे जा रहा होता है। इतने में ही टकला जिंटे के एक चाकू को अपने हाथ से पकड़ के खींच लेता है, यानी कि जिंटे के हाथ में अब सिर्फ एक चाकू है। लेकिन हाथ से चाकू छीनते ही जिंटे उछल के एक घुटना मारता है टकले के मुंह पे, जिससे टकला सीधा जमीन में जाके गिरता है। और जिंगजाओ ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिंटे ना सिर्फ 2 चाकुओं से हमला कर सकता है, बल्कि जिंटे बिना चाकू के भी काफी अच्छी फाइट कर सकता है। टकला जैसे ही जमीन में गिरता है जिंटे उसको कहता है, तो सुअर
यार, आखिर तो मेरे हफ्ते चढ़ ही चुका है।